नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और देश को इस कोरोना संकट से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो कि भारत की वर्तमान जीडीपी का 10% है, उसके बाद से ही उसके डिटेल्स क्या होंगे, यानी उसकी पूरी जानकारी क्या होगी, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसको लेकर के प्रतिदिन जानकारी देना शुरू किया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5वें चरण में उन्होंने उस पूरी पैकेज की पूरी विस्तृत जानकारी दे दी। यानी अब हमारे पास उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज का, जिसको स्टिमुलस पैकेज या प्रोत्साहन पैकेज भी कह सकते हैं, की पूरी जानकारी उपलब्ध है। इस प्रोत्साहन पैकेज की पूरी जानकारी आने के बाद से उन लोगों को ज़रूर थोड़ी निराशा हुई होगी जो इस वर्तमान असाधारण परिस्थिति को देखते हुए कुछ त्वरित उपायों, जैसे मजदूर, निम्न आय वर्ग के लोगों में सीधे उनकी जेब में कुछ पैसे डाले जाते, जिससे कि इस लॉकडाउन के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है, जिसकी जीवन पटरी से उतर गई है, उसके जीवन को पटरी पे लाया जा सके और मार्केट में, बाज़ार में कुछ मांग बढ़ाई जा सके। हालांकि सरकार का कहना है कि वह इनके लिए पहले ही 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से एक पैकेज की घोषणा कर चुकी है, जिसमें 3 महीने के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई थी, जिसको 2 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो जनधन खाते हैं, प्रत्येक जनधन खाते में 3 महीने के लिए प्रति माह 500 रुपये की व्यवस्था की गई थी। साथ ही वृद्धा पेंशन और पीएम किसान की किस्त का भी भुगतान किया गया था। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत जो भी गैस के कनेक्शन दिए गए थे, उनमें 3 महीने के लिए गैस यानी सिलेंडर की डिलीवरी को मुफ्त किया गया था। इसके अतिरिक्त पहले से ही और भी कदम इस तरह के उठाए जा चुके हैं। साथ ही चूँकि जो मजदूर पलायन करके, शहरों से पलायन करके गांव की तरफ जा रहे हैं, उनको मनरेगा के तहत रोज़गार उपलब्ध हो सके, इसके लिए उनका मनरेगा में एनरोलमेंट भी शुरू किया गया है और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की भी स्वीकृति दी गई है, ताकि उनको उनके गांव में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। पिछले 1 साल से चल रहे आर्थिक मंदी के कारण अगर हम सरकारों की वित्तीय स्थिति को देखें तो शायद बहुत ज़्यादा इस तरह के जो इंटाइटलमेंट टाइप के हैं, यानी इस तरह की किसी योजनाओं की ज़्यादा उम्मीद करना उचित नहीं था। इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जो सबसे बड़ी बात है वह है बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार। लंबे अरसे बाद इस तरह के आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई है। 1991 के बाद से किए गए सबसे बड़े ढांचागत आर्थिक सुधारों में इसकी गणना की जा सकती है। चाहे वह एमएसएमई हो, खाद्य सुरक्षा हो, कोयला हो, खनन हो, अंतरिक्ष हो, परमाणु ऊर्जा हो, कंपनी कानून हो या पीएसए यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी हो, हर क्षेत्र में ढांचागत आर्थिक सुधार किए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सुधार किया गया है वह है कृषि क्षेत्र और रक्षा उत्पादन क्षेत्र। जो ये दोनों क्षेत्र इतने संवेदनशील क्षेत्र हैं जिसको छूने की कोई सरकार हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र से। देश के गरीबों को उचित मूल्य पर देश के हर कोने में सरकारी दुकान से राशन प्राप्त हो सके, इसके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम की पहल की गई है। वह है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात, जो सब
अभी वर्तमान परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके को, जिसको सरकारी राशन की उचित मूल्य पर अनाज की सख्त ज़रूरत है, उसको जो सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है जब वह अपने गांव से शहरों की तरफ पलायन करता है या दूसरे राज्य की तरफ पलायन करता है, तो वह है राशन कार्ड को लेकर के। क्योंकि जब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा तब तक सरकारी दुकानों से राशन नहीं मिल सकता, उचित मूल्य का राशन नहीं मिल सकता है। इस पूरी समस्या को हल करने के लिए जो डिजिटल एज में हम लोग चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी एज में चल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सरकार ने 2021 तक, यानी मार्च 2021 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को प्रत्येक राज्य में लागू कर देने की घोषणा की है। यानी आप कहीं भी रहे, आपका सिर्फ एक राशन कार्ड होगा। आप बिहार में हो या दिल्ली में हो, यदि आपका बिहार में कोई राशन कार्ड है आपके गांव में और आप दिल्ली आ गए हैं, या आपका राजस्थान का कोई कार्ड है आप दिल्ली आ गए हैं, आपका उत्तर प्रदेश का कोई कार्ड है आप महाराष्ट्र चले गए हैं, तो आप उस कार्ड की सहायता से जहाँ पर भी हैं, जहाँ भी जाएं, राशन उठा सकते हैं। यानी एक राशन कार्ड, किसी एक जगह का राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। देश के किसी भी कोने में जा कर के आप उसके आधार पर राशन, सरकारी दुकान से राशन उठा सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए परिवार में 5 या 7 सदस्य हैं और उसमें से कुछ सदस्य दूसरे जगह चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, और कुछ सदस्य गांव पर ही रह जाते हैं, तो उस कार्ड के आधार पर दोनों जगह आप राशन उठा सकते हैं। मान लीजिए 7 लोगों का परिवार है, तो उसमें से 5 व्यक्ति तो गांव में ही रह गया, लेकिन 2 व्यक्ति दूसरे शहर में पलायन कर गए, तो 5 लोग अपने हिस्से का राशन गांव में उठा सकते हैं और 2 लोग अपने हिस्से का राशन जहां पर पलायन करके गए हैं वहां पर उठा सकते हैं। यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देगा। यह खाद्य सुरक्षा के दिशा में इसको हम एक क्रांतिकारी पहल कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को लेकर के भी बहुत ही दूरगामी फैसले किए गए हैं। हम 3 फैसलों की यहाँ बात करेंगे। पहला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन की। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हम मार्केट इकोनॉमी में हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति पर टिकी हुई है। जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो इससे उसका दाम प्रभावित होता है। उसी तरह जब आपूर्ति ज़्यादा होती है, मांग कम होता है, तो दाम गिरते हैं। लेकिन किसानों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये आती रही है कि उनको एक इंडस्ट्री के रूप में, एक उद्योग के रूप में उनके बराबर का दर्जा दिया ही नहीं गया। बाजार में जैसे ही आपूर्ति कम होती थी, उदाहरण के लिए प्याज हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया, इस तरह किसी भी चीज़ का, जब बाज़ार में मांग बढ़ती थी और आपूर्ति कम होता था तो इनके दाम तेज़ी से बढ़ने लगते थे। लेकिन जैसे ही इनके दाम तेज़ी से बढ़ने शुरू होते थे, सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर देती थी, जिससे इस डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति के परिवर्तन का जो फ़ायदा होता था वह किसानों को नहीं मिल पाता था। और इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसानदेह परिणाम होता था वह इस क्षेत्र से संबंधित उद्योग विकसित नहीं हो पाते थे। यानी सप्लाई का समय आया, उत्पादन का सीज़न है, उत्पादन के सीज़न में किसी व्यापारी ने या किसी किसान ने ही अपने यहाँ आलू का भंडारण कर लिया, या किसान ने आलू खरीदा, प्याज खरीदा, उसका भंडारण करके रखा हुआ है। तभी अचानक आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो गया और उसके लागू होते ही जो भंडारण की अपर क्षमता है, ऊपरी क्षमता है, उसको लागू कर दिया जाता था और प्रशासन द्वारा छापेमारी शुरू हो जाती थी। तो जो व्यक्ति उस सीजन में खरीद करके, इसके अलावा जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कंपनियां भी हैं, उनके भंडारण पर भी यह नियम लागू हो जाता था, जो उनके व्यापार को और कृषि से जुड़े हुए इस उद्योग को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। और इस नियम के हटने के बाद से
अगर डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति में अंतर पैदा होगा तो उसके फ़ायदा किसान को और उससे जुड़े हुए उद्योग को होगा। अब खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं उनको भी भंडारण, अगर जो सीजन में सामान खरीदते हैं, खरीद करके फिर उसको भंडारण करते हैं, उससे उनको एक डर नहीं रहेगा कि अचानक आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो गया तो उनको जवाब तलब किया जाने लगेगा, उनको सफाई देनी पड़ेगी या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसी तरह जो व्यापारी हैं उनको भी इस तरह का किसी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन किया गया है वह है एपीएमसी एक्ट। सरकार ने एपीएमसी एक्ट को लेकर के एक केंद्रीय कानून लाने का फैसला किया है। इस केंद्रीय कानून के आ जाने के बाद से जो खाद्य पदार्थ हैं, जो किसान के उत्पादन से जुड़े हुए वस्तुएं हैं, उत्पाद की हुई वस्तुएं हैं, उनके अंतर्राज्यीय व्यापार पर से प्रतिबंध हट जाएगा। यानी एक राज्य का किसान या और व्यापारी अपने उत्पाद को दूसरे राज्य में बिना रोक टोक बेच पाएगा। यह बहुत ही बड़ा फैसला है। इससे पहले इसकी अनुमति नहीं थी। यानी किसान अपना उत्पाद कहाँ बेचे इसकी उसको आज़ादी नहीं थी। उसको अपने नज़दीकी मंडी में ही जाकर के अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था, जो यह किसान के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन अब उसे पूरे देश को एक बाज़ार के रूप में खोल दिया गया है और वह पूरे देश में कहीं भी बेरोक टोक जाकर के अपने सामान को बेच पाएगा। इसी के साथ एक तीसरा व्यवस्था भी किया गया है, वह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यह भी एक बहुत ही दूरगामी कदम है। इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कारपोरेट जगत है, वह भी कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। यानी किसान को एक तो ये गारंटी मिलेगी कि उसको जो फसल उपजाने जा रहा है उसका खरीदार कौन होगा और उसको कितनी राशि का भुगतान होगा, कितना कीमत मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा कि वह पहले ही कंपनियों के थ्रू उसको ऑर्डर मिल सकता है कि आपको ये चीज़ उत्पादन करना है और आपको इस रेट पे हम खरीदेंगे। उसमें एक गारंटी भी होगी और एक नया बाज़ार भी होगा। ये नया एक्सपेरिमेंट भी होगा जो किसानों की आय को बढ़ाने में, उनकी आय को सुरक्षित करने में बहुत ही दूरगामी साबित होगा। Please subscribe to our YouTube channel Niti Post and press the bell icon to get the latest update.